वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। कैसे हैं आप सब? आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, एडिटोरियल बिगुल फॉर रिस्ट्रेंट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पे, असेंबली इलेक्शंस पे। जैसे ही उनकी डेट्स अनाउंस हुई है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा दूँ, मोटिवेशन क्विज़। आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करो पूरे मन से, इसमें सीखो ग्रामर, स्ट्रक्चर्स, वोकैबलरी इस आर्टिकल में, और फिर इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को। क्लास के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। एक ट्राई आप इसको अभी दें, एक सब कुछ सीखने के बाद। शुरू करते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है बिगुल फॉर रिस्ट्रेंट। देखिए बिगुल वही है हिंदी में जो हम बताते हैं, बिगुल नाम का वर्ड, उसको इंग्लिश में भी ले लिया गया है। बस इसको लिखा बगल जाता है ना। इसको बोला बिगुल जाता है, वो हिंदी वाला बिगुल ही है ये। इसको ट्रम्पेट बोल दो, हॉर्न बोल दो, वो जोर से आप जो बजाते हो ना, बिगुल। कह रहे रिस्ट्रेंट का बिगुल बज चुका है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, एब्सटिनेंस, है ना, अपने ऊपर संयम लगाना। कह रहे बिगुल बज चुका है इलेक्शंस का, बिगुल बज चुका है चुनावों का। लेकिन ये बिगुल चुनावों का नहीं है, ये आत्मसंयम का है, सेल्फ डिसिप्लिन का है। सभी पार्टीज को डिसिप्लिन हो करके चुनावी दौरों को, चुनावी अभियानों को अपने चलाना चाहिए, कैंपेन्स को आगे बढ़ाना चाहिए। बात वही कर रहा है ऑन शेड्यूलिंग ऑफ 5 असेंबली इलेक्शंस। शेड्यूल होने की बात की जा रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, 5 असेंबली इलेक्शंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रेंट के सिनोनिम्स ध्यान रखें। एब्सटिनेंस एक बहुत अच्छा सिनोनिम है रिस्ट्रेंट का। आत्मसंयम का सिनोनिम होता है एब्सटिनेंस, है ना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। अगर डॉक्टर ने मना किया मीठा नहीं खाना, आपको डायबिटीज़ है, तो आप एब्सटिनेंस कर रहे हैं, डायबिटीज़ से परहेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। कह रहा है हाउ एवर एडवर्सरियल इलेक्शंस शुड नॉट अलाउ फॉर अ सोशली डिवाइसिव कैंपेन। कह रहे चाहे कितने भी एडवर्सरियल हों, एडवर्सरियल का मतलब होता है फुल ऑफ एडवर्सरीज, फुल ऑफ हॉस्टिलिटी। चाहे कितने भी शत्रुता यानी कि दुश्मनी यानी कि कड़वाहट से भरे हुए हों, हाउएवर मतलब चाहे जितने भी, कह रहे फिर भी ये इलेक्शंस जो है ना, इनको अलाउ फॉर नहीं करना चाहिए। चुनावों को इजाज़त इस चीज़ की नहीं देनी चाहिए। और किस चीज़ की? ऐसे एक कैंपेन की, ऐसे एक चुनावी अभियान की जो सोशली डिवाइसिव हो, लोगों को बांटने वाला हो। तो आपकी खून की दुश्मनी होगी सब पार्टीज़ के आपस में, हम मानते हैं, समझते हैं इस बात को। चाहे कितने भी एडवर्सरियल इलेक्शंस आप लड़ लो, एक दूसरे को आप फूटी आंख नहीं सुहाते हो, हम मानते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ अलाउ फॉर नहीं करे, ये चीज़ आपको इजाज़त बिल्कुल ना दे कि आप ऐसे कैंपेन चलाएं कि लोगों में कड़वाहट आ जाए, सोशली डिवीज़न आप जो है समाज में पैदा कर दें। पार्टीज़ को नसीहत दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्री की। आया समझ में? इलेक्शंस की वर्ब है शुड नॉट अलाउ फॉर। डिवाइसिव मतलब जो डिवीजन लाए, कॉजिंग डिवीजन, है ना, समाज में मतभेद, फूट डाले, जो है ना, डिवाइड करे। अब ये हाउएवर एडवर्सरियल को अपने देख लेते हैं। एडवर्सरियल मैंने आपको बता दिया, फुल ऑफ एडवर्सरीज हो, हॉस्टिलिटी हो, दुश्मनी का माहौल होता है ना जिस चीज़ में, वो चीज़ एडवर्सरियल होती है, जहाँ पे हर तरफ दुश्मनी दुश्मनी हो, दुश्मनी दुश्मन हो, जैसा कि चुनावों में अक्सर होता भी है। अब ये हाउएवर है ना, इस वर्ड को आप थोड़ा सा डिटेल में देखें, ध्यान से समझना। एक बार में समझ जाओगे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। ये इस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं हाउएवर के। वैसे तो एडवर्ब है, कंजंक्शन भी बन जाती है, पर वैसे इसको टेक्निकली एडवर्ब भी बोलते हैं दोनों मीनिंग में। पहला मीनिंग होता है चाहे जितना भी, टू वट एवर एक्सटेंट, ठीक है। और दूसरा मीनिंग होता है बट, लेकिन। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सा मीनिंग लगा हुआ इसका? अगर एक ही सेंटेंस के अंदर हाउएवर आ रहा हो 2 क्लोजेस के साथ में, तो हाउएवर को आप सेम सेंटेंस में रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये टू वट एवर एक्सटेंट की बात करता है। और अगर ये सेपरेट सेंटेंस में आ रहा हो और इसके बाद में कॉमा भी लगा हो, तो ये बट की बात करता है। समझ गए? अब देखो मैं ध्यान समझाता हूँ आपको। रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज हाई, हाउएवर स्टॉक्स आर रिस्की। स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न्स आती हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं, हाउएवर, लेकिन बट स्टॉक्स बहुत रिस्की भी होते हैं। आया समझ में? दोनों स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट है। पहली स्टेटमेंट में बताया गया कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया कि स्टॉक मार्केट में जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हाउएवर और आगे कॉमा लगा, अलग सेंटेंस बनाया गया, तो यहाँ पे बट की बात कर रहा है ना, लेकिन की बात कर रहा है। लेकिन इसको देखो, हाउएवर प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज रिस्की। चाहे कितनी भी प्रॉफिटेबल हों,
हाउएवर प्रॉफिटेबल, चाहे कितनी भी प्रॉफिटेबल हो, स्टॉक मार्केट्स हमेशा ही रिस्की होती हैं। तो यहाँ पे हाउएवर एक ही सेंटेंस के अंदर आ रहा है, पिछले सेंटेंस से अगले सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, और इसके बाद में आप ऐसा देख रहे हो सेंटेंस के अंदर ये लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से हाउएवर एडवर्ब दो तरीके से अपना जो मीनिंग रखती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, हाउएवर एडवर्सरियल, चाहे कितना भी एडवर्सरियल हो, इलेक्शंस को डिवाइसिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर इस स्क्रीनशॉट को आपने एक बार समझ लिया तो। आगे बढ़ेंगे और इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। अगर किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। YED योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। ऐप में मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जैसे बैंकिंग कॉम्बो है 1 साल का, प्री और मेंस, क्लरिकल और PO, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है 475 में इस कोड के साथ। उसी तरीके से राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको लिखना हो बेसिक से, कैसे शुरू करोगे, कैसे पंक्चुएशन लगाओगे, कैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, ऐसे समरी, है ना, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। इस कोर्स को भी आप ऐप पे अवेल कर सकते हैं इस कोड के साथ में, राइटिंग 2022। 850 रुपये का कोर्स है, 525 में आपको मिल रहा है अभी डिस्काउंट्स के साथ। कोई भी क्वेरी हो आपको रिलेटिंग टू ऐप, रिलेटिंग टू कोर्सेज, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, नए और पुराने सारे वर्ड्स इसमें आपको मिल जाएंगे। आज अपने पास 5 वर्ड्स हैं, 2-3 पुराने हैं, बाकी सब नए हैं। रिगरस ये पुराना वर्ड है, रिटोरिक नया वर्ड है, प्रिवेल नया वर्ड है, डिवाइसिव नया वर्ड है, डिसाइसिव पुराना वर्ड है। रिगरस क्या होता है भाई? रिगरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिसमें रिगर हो, स्ट्रिक्टनेस हो, समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट और बर्डनसम। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल जो होते हैं, सैनिक स्कूल, अपने रिगरस यानी कि कड़े डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। रिगरस है ना, जिसमें रिगर हो। स्ट्रिंजेंट बोल दो, रिजिड बोल दो, हार्श बोल दो, स्टर्न बोल दो। रिगरस वर्ड जो है एडजेक्टिव, वो रिगर नाम के नाउन से बना है ना, स्ट्रिक्टनेस से। ये स्ट्रिक्टनेस यानी कि रिगर को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। रिगर मतलब स्ट्रिक्टनेस, रिगरस मतलब स्ट्रिक्ट। चलो, एक वर्ड अपने पास रिटोरिक। रिटोरिक आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन बाद में वो बातें जो बाद में जिनका कोई मतलब निकले ही ना, है ना, पहले तो बड़ी बड़ी लगे लेकिन बाद में वो एम्प्टी टॉक निकले। डिस्पाइट रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज़ चेंज्ड सो फार। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के सुधार के बारे में अभी तक बहुत कुछ या ना के बराबर ही कुछ भी चेंज हुआ है। तो सुधार की तो बहुत बड़ी बड़ी बात की गई, लेकिन कुछ भी सालों में कुछ हुआ नहीं, बहुत सालों में सुधार अभी तक आए नहीं हैं, है ना। रिटोरिक वो बातें जो सुनने में बड़ी बड़ी लगे लेकिन बाद में एम्प्टी निकले, खाली निकले। अब रिटोरिक के बहुत अच्छे से सिनोनिम अपने पास ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डरनेस और एम्बेलिशमेंट। ग्रैंड मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोलना, ग्रैंडलोक्वेंस मतलब बड़े बोल, मैग्ना मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोलना, मैग्नीलोक्वेंस मतलब बड़े बोल। ये वर्ड ऐसे ही बने सारे। बॉल्डरनेस को आपको याद करना पड़ेगा, ये अलग रूट से निकला है। एम्बेलिशमेंट में क्या होता है, आप सजाते हो, बेल्स लगा करके किसी चीज़ को डेकोरेट करते हो, जैसे अपनी स्पीच को डेकोरेट कर रहे हो। एम्बेलिशमेंट मतलब डेकोरेटेड स्पीच, है ना। चलो, ये अच्छा वर्ड है रिटोरिक। फिर एक वर्ड है अपने पास प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है डोमिनेट करना है, रूल करना है, ये वर्ब होती है प्रिवेल। जैसे डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद रिफॉर्म्स के, रिटोरिक के, पॉवर्टी और करप्शन जो है आज भी डोमिनेट करते हैं, रूल करते हैं, प्रिवेल करते हैं कंट्री के अंदर। समझ गए ना। इसी सेंटेंस जैसा मैंने एक और सेंटेंस बना दिया, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब परसिस्ट या ट्रायम्फ भी हो गया, किसी चीज़ का बने रहना, जीत जाना, डोमिनेट करना, कहीं पे हावी होना कहलाता है प्रिवेल करना। तो प्रिवेल नाम का वर्ड है, इसका सिनोनिम है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है प्रिवेलिंग। इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड अपने पास नया, डिवाइसिव। आपने एक वर्ड सुना होगा डिवाइड। डिवाइड मतलब तोड़ना, है ना, हिस्सों में डिवीजन लाना। डिवाइसिव का मतलब ही होता है समथिंग दैट कॉजेज डिवीजन, जो समाज में फूट को पैदा करे, डिवाइसिव। पॉलिटिकल पार्टीज थ्राइव ऑन डिवाइसिव वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फलती फूलती हैं, थ्राइव ऑन करती हैं समाज को बांटने वाली वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर। जितना वो इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगी उतनी ही बड़ी पार्टी वो बन जाएंगी। डिवाइसिव को एलिनेटिंग या डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं, जो एलिनेट करे, जो लोगों को एक दूसरे से अलग करे, या डिस्कॉर्डेंट करे, जो कि डिस्कॉर्ड को पैदा करे, मतभेदों को पैदा करे, वो भी डिवाइसिव होता है ना। डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद। डिवाइड नाम की वर्ब से डिवाइसिव बना है। अब ये जब भी मैं डिवाइसिव किसी को बताता हूँ तो मैं साथ में डिसाइसिव नाम का वर्ड ज़रूर बताता हूँ। आज के आर्टिकल में डिसाइसिव कहीं नहीं आया, लेकिन डिवाइसिव से इसको कंफ्यूज मत करना, इसलिए साथ में लिख रहा हूँ। पहले इस वर्ड को हम कर चुके हैं।
डिसाइसिव वो चीज़ होती है जो कंक्लूसिव हो, जो उसमें से डिसीजन निकल करके आए, जो बहुत ही क्रिटिकल हो। जैसे द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक कंक्लूसिव या क्रिटिकल एक्शन लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ऐसा एक्शन सरकार ले कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ डिसीजन निकल करके आए, वास्तव में पॉपुलेशन कंट्रोल हो। फेटफुल बोल दो, मोमेंटस बोल दो डिसाइसिव को, है ना। तो डिसाइसिव और डिवाइसिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको आपस में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए समरी टाइम, किस बारे में लिखा हो आपने को पता लगे। विधानसभा चुनावों के पाँच स्टेट्स में जो है डेट्स को अनाउंस कर दिया गया है इलेक्शन जो है कमीशन के द्वारा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि जब जब इलेक्शन कमीशन चुनावों को अनाउंस करता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं और इस तरीके से करती हैं जिससे समाज में जहर घुलता है, लोग एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से जो है लड़ जाते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है। कह रहा है फिर भी इस बार के चुनावों में थोड़ी उम्मीद हमें है कि पार्टीज इस तरह से बिहेव नहीं करेंगी, अपने संयम में रह करके रिस्ट्रेंट के साथ में अपने चुनावी अभियानों को आगे बढ़ाएंगी। बस आज इसकी यही समरी है लिटरली। वही रिटोरिक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, हाई फाई बातें हैं जिनको कोई मानेगा नहीं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज तो वही करने वाली है जो उनको सही लगेगा। आज की समरी है एथिकल और राइचस। जब आपको क्या सही है क्या गलत है ऐसा कुछ समरी बताए तो वो एथिकल या राइचस टोन में होती है, सही बात को करने वाली होती है। शुरू करेंगे आर्टिकल को। कह रहा है द शेड्यूल फॉर असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI ऑन January 8 वॉज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स। कह रहे जो शेड्यूल है, अच्छा किसके लिए भाई, असेंबली इलेक्शंस के लिए। कहाँ पे भाई, 5 स्टेट्स में। और कौन सा शेड्यूल, वो वाला जो अनाउंस किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कह रहा है ये शेड्यूल जो है ना, और कब, ये है January 8 वाला। कह रहा है ये जो था वॉज, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन के अलोंग था। व्हेन समथिंग इज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स, इसका मतलब है वो चीज़ जिस आशा से, जो भी हमें आशा थी उस पर खरी उतरी है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही निकली है। तो शेड्यूल वॉज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स, जैसा सबने सोचा था वैसा ही शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, ना थोड़ा पहले ना थोड़ा बाद में। शेड्यूल की वर्ब वॉज, अनाउंस यहाँ पे एडजेक्टिव है शेड्यूल के लिए। वो वाला शेड्यूल जो अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट एजेंसी का नाम है, ई बड़ा है, सी बड़ा है, आई बड़ा है, प्रेपोजिशन का ओ छोटा है, इसके आगे द भी लगा हुआ है। सरकारी एजेंसीज को हमेशा आप द लगा के बताते हैं। आगे बढ़े। कह रहा पोलिंग विल बिगिन in UP on February 10 and end on March 7th spanning 7 phases। कह रहा है पोलिंग जो है शुरू होगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में फरवरी 10 से, और पोलिंग ख़त्म होगी मार्च 7 को। और ये जो पोलिंग होगी ना इस तरह की, ये होगी स्पैन करती हुई, रेंज करती हुई, फैलती हुई 7 फेजेज़ में, 7 चरणों में। तो अलग अलग फेजेज़ में, 7 फेजेज़ में यूपी के अंदर पोलिंग होने वाली है फरवरी 10 से मार्च 7 तक। पोलिंग की पहली वर्ब है विल बिगिन, पोलिंग की दूसरी वर्ब है विल एंड। विल वर्ब 2 बार आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है, सेम है, तो दूसरी बार उसको हमने ओमिट कर दिया है। कल की क्लास में आपको सिखाया था हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे ओमिट किया जाता है ना, कल वाली क्लास ज़रूर चला लेना। तो पोलिंग में विल को दूसरी बार नहीं लिखा। स्पैनिंग मतलब रेंजिंग, जो स्पैन करती हो, जो रेंज करती हो, इतना फैली हुई हो। आगे बढ़ेंगे। कह रहा द मणिपुर पोल्स वुड बी हेल्ड इन 2 phases एंड गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड पोल्स इन 1। अब कह रहे 5 राज्यों में चुनाव थे, यूपी का तो बता दिया, बाकी 4 में क्या। मणिपुर के जो पोल्स हैं, देखो पोल्स का मतलब होता है चुनाव, है ना, पोलिंग मतलब चुनाव। कह रहे जो मणिपुर की पोलिंग है या पोल्स है वो रखे जाएंगे 2 फेजेस में, और जो गोवा, पंजाब और उत्तराखंड है, ये बाकी के 3, इनके पोल्स होंगे सिर्फ 1 फेज में। तो जितना बड़ा एरिया, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतनी ज़्यादा फेजेस। पोल्स की वर्ब है वुड बी हेल्ड। चलिए आगे बढ़े। ये पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की वर्ब वुड बी हेल्ड ही बनती है, लेकिन दूसरी बार नहीं लिखी गई है। आप इसको सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, आप चाहें तो टेक्निकली पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के पोल्स को सब्जेक्ट नंबर 2 मान लें, और इसकी वर्ब वुड बी हेल्ड ही बनती है, इसलिए दूसरी बार नहीं लिखी गई है, यहाँ से निकाल दी गई है। कह रहे गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, the ECI has split the polling into 7 phases this time as in 2017 assembly polls। कह रहा देखते हुए गिवन साइज को, आकार को, स्टेट्स के, और डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस के। पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती है,
समझ गए ना, जो मिलिट्री नहीं होती पैरामिलिट्री होती है, अर्धसैनिक। और डिप्लॉयमेंट होता है काम पे लगाना, किसी को अपनी जगह पे नियुक्त करना, है ना। तो अगर साइज को देखते हुए और डिप्लॉयमेंट को देखते हुए, इनकी अर्धसैनिक बलों की देखते हुए गिवन ईसीआई ने स्प्लिट कर दिया है, ईसीआई ने डिवाइड कर दिया है पोलिंग सेशन को, और किसमें 7 फेजेस में इस दफ़ा, दिस टाइम। और कह रहा है जैसा कि इसने किया था 2017 के असेंबली पोल्स में भी। आ गया समझ में। ईसीआई की वो है हैज़ स्प्लिट। ईसीआई आप जानते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके आगे द लगेगा। चलो अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट अपने को सीखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट, हैज़ स्प्लिटेड क्यों नहीं लिखा, हैज़ स्प्लिट क्यों लिखा। दूसरा कॉन्सेप्ट, गिवन की जगह गिवन दैट लगा देता तो क्या हो जाता। सोचो, पहले खुद से सोचो, फिर कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके करवा देता हूँ। चलो सबसे पहले इसी पे आएंगे, स्प्लिटेड क्यों नहीं लिखा। कल ही करवाया था हमने, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कल किया था हमने। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, V1 V2 V3 सेम रहती हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बन जाएगी इनकी आईएनजी लगा के, लेकिन V1 V2 V3 को चेंज मत करना, वो ऐसी ही रहेगी। इन्हीं में से एक वर्ब है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है किसी को टुकड़ों में तोड़ना, है ना, किसी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। स्प्लिट है, कास्ट है, फोरकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, कोस्ट, हिट, हर्ट, कट, पुट, रीड, बेस्ट, स्प्रेड, स्प्रेड भी लिख दूँ, स्प्रेड। ये ऐसी वर्ब्स है मेरे भाई, इनको कभी भी फॉर्म चेंज करके आप नहीं लिखते हो, ठीक है। बार बार इन वर्ब्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बोल के भी यहीं देख लिया करो, है ना, ताकि एग्ज़ाम में देखते ही इस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सको। बड़े आगे इतनी वर्ब्स हैं जो अपने को बार बार परेशान करती हैं। तो ये स्प्लिटेड की जगह स्प्लिट लिखा हुआ है। अब आ जाओ इस पर गिवन वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिए गिवन, कंसीडरिंग और प्रोवाइडेड, तीनों का मतलब एक ही है। और मतलब क्या है इनका, इनका मतलब होता है देखते हुए चीज़ को, ठीक है, देखते हुए चीज़ को। और अगर इनके आगे दैट भी लग जाए ना तो भी इनका मतलब वही रहता है, देखते हुए चीज़ को। अब फ़र्क क्या है, दैट कब लगाना है। अगर इनके बाद में एक क्लोज आ रहा हो तो आप दैट लगाएंगे, और अगर इनके बाद में एक नाउन आ रहा हो तो आप दैट को नहीं लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, मतलब वही है। गिवन देखते हुए, कंसीडरिंग देखते हुए, प्रोवाइडेड देखते हुए, गिवन दैट देखते हुए, कंसीडरिंग दैट देखते हुए, प्रोवाइडेड दैट देखते हुए, सबका मतलब है देखते हुए। लेकिन अगर नाउन आ रहा हो खाली तब तो इनको बिना दैट के यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आ रहा हो यानी कि क्लोज आ रहा हो तो इनको दैट के साथ में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन दैट द थर्ड कोविड-19 वेव इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इम्पोजिंग नाइट कर्फ्यूज़। देखते हुए थर्ड कोविड-19 वेव को इंडिया के अंदर सरकार ने शुरू कर दिया है नाइट कर्फ्यूज़ को लगाना। अब बात तो वही है सही, देखते हुए, लेकिन देखा क्या, इस पूरे के अंदर जो आप देख रहे हो कोमा तक, क्या कोई सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है? बिल्कुल नहीं है। थर्ड कोविड-19 वेव इन इंडिया सिर्फ एक नाउन ही तो है, वर्ब तो कहीं है ही नहीं। तो ये सिर्फ नाउन होने की वजह से आप यहाँ पे दैट को नहीं लगा सकते, ठीक है। गिवन द थर्ड कोविड-19 वेव ऐसा आप लिखेंगे। लेकिन दूसरे केस में देखो, प्रोवाइडेड द थर्ड कोविड-19 वेव हैज़ हिट इंडिया द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इम्पोजिंग नाइट कर्फ्यूज। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल रहा है। सब्जेक्ट है थर्ड कोविड-19 वेव, वर्ब है उसकी हैज़ हिट। देखा ना, तो जैसे ही आपने ये पेयर देखा सब्जेक्ट वर्ब का, आप समझ गए कि यहाँ पे प्रोवाइडेड बिना दैट के नहीं आ सकता। फ़र्क कोई नहीं है इनमें, गिवन, कंसीडरिंग, प्रोवाइडेड में, ये एक ही बात की बात करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ है, गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। कहीं वर्ब नहीं आई, सिर्फ नाउन ही नाउन आए हुए हैं, तो गिवन के बिना, दैट के बिना गिवन को यूज़ किया हुआ है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर बहुत सारे, है ना, गिवन, दैट और गिवन के ऊपर। कह रहा है इन द यूपी इलेक्शंस द ICI हैज struck to its earlier pattern of starting with constituencies in western parts of the state first and then moving towards the east। कह रहा है यूपी के इलेक्शंस में ECI जो है स्टिक हो गई है। स्टक का मतलब होता है चिपक जाना, है ना, किसी चीज़ को पकड़े रखना। तो ECI जो है चिपके रही है, पकड़े रखी है अपनी पुरानी पैटर्न को। और कौन सा पैटर्न है, स्टार्ट करने का, और किन के साथ, ऐसे चुनाव क्षेत्रों के साथ, कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ जो है वेस्टर्न पार्ट में स्टेट के पहले, और फिर मूव करने का ईस्टर्न पार्ट की तरफ। तो यूपी में भी यही हुआ है, पहले वेस्टर्न पार्ट में होगा मेरठ की तरफ, और उसके बाद में वो बढ़ते हुए जाएगा ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल की तरफ इलेक्शन का जो है दौर। ECI की वर्ब है हैज स्टक, स्टक की वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, चिपके रहना किसी चीज़ से, स्टिक की थर्ड फॉर्म स्टक, ठीक है। चलो
ये पैटर्न है ना दो चीज़ों का है। पहला पैटर्न है ऑफ स्टार्टिंग एंड देन मूविंग, ऑफ स्टार्टिंग एंड देन मूविंग, इस तरीके से दोनों को आईएनजी फॉर्म से हमने बताया है। कैरेट डिसमिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ द बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी आस्किंग फॉर द फेजेस टू बी फॉर्म फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा said the polls would be held from west to east and that no party had made a demand during the ECI's visit to UP। कह रहा है डिसमिस करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए, कैंसिल करते हुए उन सभी रिपोर्ट्स को जो है भारतीय जनता पार्टी के आस्क फॉर करने की, डिमांड करने की, और क्या कि फेजेस जो है वो हेल्ड किए जाएं, रखे जाएं, और कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। अभी क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट तक, ईस्ट में होगा चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बोला होगा कि आप जो है ना ईस्ट से वेस्ट करवाओ, वेस्ट में बाद में करवाओ। कह रहा है ऐसी किसी भी रिपोर्ट को डिसमिस करते हुए, खारिज करते हुए, है ना, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्रा, इन्होंने कहा कि पोल तो रखे जाएंगे वेस्ट टू ईस्ट ही, और किसी भी पार्टी ने हमें कोई भी डिमांड नहीं की है हमारी ECI की विजिट के दौरान यूपी में। तो ये सारी खबरें झूठी हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। न्यूज़ मीडिया में आपने सुना होगा बीजेपी ने बोला ऐसा, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलता है ना तो उन्होंने बोला है और ना हम वैसा कर रहे हैं। आ गया समझ में? पार्टी की वो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्टी किसी का सब्जेक्ट नहीं है। डिसमिसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, ठीक है। जब इलेक्शन कमिश्नर ऐसा कह रहे थे तभी वो खारिज भी कर रहे थे, डिसमिस भी कर रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आस्किंग फॉर यहाँ पे एडजेक्टिव है पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आगे द लगाएं, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, है ना, हमेशा पार्टीज अपने आगे द को लेती हैं। इलेक्शन कमिश्नर की वर्ब है सेड, पोल्स की वर्ब है वुड बी हेल्ड, नो पार्टी की वर्ब है हैड मेड। बड़े आगे इलेक्शन कमिश्नर का नाम आ चुका है बिल्कुल बाद में, इसलिए इसके आगे द नहीं लगाया है। अगर सुशील चंद्रा इसका नाम ना दिया होता तो इनके आगे आपको द लगाना पड़ता, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा लिखना पड़ता। कह द फार्म प्रोटेस्ट हैव हैड मोर ऑफ एन इम्पैक्ट इन वेस्टर्न यूपी। कह रहे फार्म प्रोटेस्ट कर रहा है, फार्म प्रोटेस्ट ने रखा है, हैव हैड किया है, ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है इसका, मोर ऑफ इम्पैक्ट जो है इसका वेस्टर्न यूपी में। तो हो सकता है बीजेपी को ऐसा लगता हो कि वेस्टर्न यूपी में तो फार्म प्रोटेस्ट की वजह से हमें चुनावी जीत नहीं मिलेगी, तो यहीं से शुरुआत ना की जाए, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है अपने चुनाव जो है करवाए जाए। फार्म प्रोटेस्ट की वो है हैव हैड, मोर ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर। Kerala announcement of the poll schedule also came with a total ban on physical campaigning till January 15 due to the COVID-19 pandemic entering its third wave। कह रहा है जो चुनाव की अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ऑफ द पोल है, कह रहा है ये साथ ही साथ केम विद हुई, ये साथ ही साथ आई एक टोटल बैन के, एक पूरी तरह से बैन के, और किस पे, फिजिकल कैंपेनिंग के ऊपर, फिजिकल चुनावी रैलियों के ऊपर, और कब तक, टिल 15 जनवरी 15 तक। और किस वजह से, कोविड-19 पैंडमिक के तीसरे वेव में एंटर कर जाने की वजह से, इस जो है महामारी की तीसरी वेव की वजह से। आया समझ में? तो अनाउंसमेंट के साथ में एक बैन भी लग गया है कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनाव जो है आपको रैली नहीं निकालनी है, क्योंकि कोविड-19 जो है हर तरफ फैला हुआ है, आप चुनाव के चक्कर में उसको और स्प्रेड ना करें। अनाउंसमेंट की वर्ब केम हो गई। टोटल बैन को स्वीपिंग बैन, ब्लैंकेट बैन या एब्सोल्यूट बैन भी बोलते हैं। या तो टोटल बैन लिखा हुआ ना, कभी ऐसा भी लिखा होगा स्वीपिंग बैन, कभी ऐसा भी लिखा होगा ब्लैंकेट बैन, तो ये एब्सोल्यूट बैन, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना। आगे बढ़े। कह रहा था ECI प्लान्स ऑन रिव्यूइंग द सिचुएशन इंक्लूडिंग प्रिवेलिंग पॉजिटिव रेट्स इन द स्टेट्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन अलाउइंग एनी रैलीज आफ्टर जनवरी 15। तो 15 तक तो रैली नहीं निकलेगी, 15 के बाद क्या है? कह रहा है ECI जो है ना प्लान ऑन करता है, ECI इस चीज़ को प्लान करता है कि वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, पुनरावलोकन करेगा, फिर से देखेगा, फिर से रिव्यू करेगा, है ना। और किस पे? इस पूरी सिचुएशन पे, जिसमें शामिल है हाल में प्रिवेलिंग पॉजिटिव रेट्स। प्रिवेल करना जानते हैं ना, जो डोमिनेंट हो, जो रूल करता हो, जो एंड्यूरिंग हो। तो जो रूल करने वाली है, जो हावी पॉजिटिव रेट है स्टेट्स के अंदर, कितने लोगों को कोरोना हो रहा है, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने के बाद। कह रहा है और कब देखेगा ये, डिसाइड करने से पहले अलाउ करने को कोई भी रैली को जनवरी 15 के बाद। तो 15 तक कोई रैली नहीं है, 15 के बाद भी निकलेगी रैली या नहीं निकलेगी हमें पता नहीं है। जब ECI रिव्यू कर लेगा और देख लेगा कितनी पॉजिटिव रेट है, उसके बाद ही वो अलाउ करेगा, शायद वो अलाउ ना भी करे। ECI की वर्ब है प्लान्स ऑन। अब ध्यान देना, प्लान ऑन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म इज इक्वल टू प्लान प्लस में जेरंट।
अगर आप ऐसा लिख देते हो ECI प्लान्स टू रिव्यू, वो भी ठीक होता, और ECI प्लान्स ऑन रिव्यूइंग, ये भी ठीक है। ही प्लान्स टू मूव टू अनदर सिटी फॉर वर्क, ही प्लान्स ऑन मूविंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, दोनों बातें एक ही है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऐसे ही चलती हैं, सेम मीनिंग रखती हैं। आप जिसकी इच्छा हो जो मर्जी स्ट्रक्चर को यूज़ कर दो दोनों में से। आगे समझ में? चलो, प्रिवेलिंग मतलब जो प्रिवेल कर रही हो, डोमिनेट हो, जो हर तरफ फैला हो। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे आपका आधा मिनट लूँगा मैं। कुछ लोग मुझसे रोज़ पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर ये कॉन्सेप्ट जो आप सिखा रहे हो हमें डिटेल में सीखने हैं। आपने सिखा दिया, एडिटोरियल में हमने सीख लिया, लेकिन ये रोज़ कहाँ से कितने नोट करें हम, है ना, इतने सारे आप करवाते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले एक स्ट्रक्चर्ड वे में करवा दिए गए हैं पूरे कोर्स के अंदर। ये कोर्स अवेलेबल है अपने चैनल पे ही। आपको इसके लिए कुछ बाय नहीं करना है, होम पेज पे जाना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस प्लेलिस्ट को चलाना है, ठीक है। 45 से 50 वीडियोज हैं इसके अंदर, पूरी ग्रामर इसमें हो गई है। वही कोर्स जो आप बाजार से लेने वाले थे, किसी और ऐप से लेने वाले थे, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अवेलेबल है। तो पहले यहाँ से अपना बेसिक पूरा करो, उसके बाद जब पढ़ा करोगे हर चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी और चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। कह रहा टिल देन कैंडिडेट्स एंड पार्टीज हैव बीन एनकरेज्ड टू यूज ऑनलाइन वेज टू रीच आउट टू वोटर्स, throwing a challenge to the election authorities on enforcing the Model Code of Conduct MCC and monitoring expenditure। कह रहे तब तक टिल देन कैंडिडेट्स और पार्टीज जो हैं वो इनकरेज हो गए हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है। क्या करें भाई, इस्तेमाल में ले ऑनलाइन तरीकों को। और क्यों? अप्रोच करने के लिए, रीच आउट टू करने के लिए अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को। तो उनको बोला गया कि आप है ना ऑनलाइन कर लो अपना चुनावी रैली, ठीक है, रोड पे नहीं आना आपको कोविड की वजह से, तब तक आप ऐसा कर सकते हो। अब ये काम जो किया गया है ना, इनको कहा गया है, ये कहा गया है थ्रो करते हुए, एक चैलेंज को फेंकते हुए, एक चुनौती को इलेक्शन के सामने, इलेक्शन अथॉरिटीज़ के सामने। और किस पे? पहला तो आचार संहिता को इन्फोर्स करने पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाने पे, और दूसरा चुनावी खर्चों को मॉनिटर करने पे, मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर। तो इसी का काम क्या होता है? आचार संहिता देखना, कहीं उसका उल्लंघन ना हो रहा हो, कुछ ऐसा काम आप ना कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, और या फिर आप एक्सपेंडिचर की लिमिट को क्रॉस ना कर रहे हो। लेकिन जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो इसी कितना कंप्यूटर पे बैठ करके देखेगा किसने क्या किया। आगे समझ में? कैंडिडेट्स एंड पार्टीज की वाह हैव बीन एनकरेज्ड, पैसिव वॉइस में रीच आउट टू करना, कहीं पे अप्रोच करना किसी को जाके। थ्रोइंग यहाँ पे PPS से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब पार्टीज को एनकरेज किया गया तब ये काम थ्रो भी कर रहा था एक चैलेंज को। आगे बढ़े। कह रहा है कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सेवरल इमोटिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज आर एट प्ले, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टेस्ट फॉर द ECI। कह रहे कंसीडर करते हुए, इस फैक्ट को समझते हुए, इस चीज़ को, दैट वो ये कि बहुत सारे इमोटिव मतलब इमोशनल, और कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं वो एट प्ले हैं, वो सारे के सारे अभी असर में हैं। जब एट प्ले होते हैं तो वो हावी होते हैं। देखते हुए कि कई सारे इमोशन वाले और कंट्रोवर्शियल इश्यूज आज देश में उफान पे हैं, ऑन द बॉयल हैं। ये बड़ा ही टफ टेस्ट होने वाला है ECI के लिए। अब इतने सारे इश्यूज हैं, इतने चीज़ों पे लोग बटे हुए हैं कि ऑनलाइन क्या क्या होगा, इसी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो कंसीडरिंग वही है, गिवन, कंसीडरिंग, प्रोवाइडेड, देख चुके हो ना आप। तो यहाँ पे कंसीडरिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो है द फैक्ट, है ना, कोई भी इसकी वर्ब नहीं है, इसलिए इसके कंसीडरिंग के बाद दैट भी नहीं लगा है। इश्यूज़ की वर्ब है आर, इश्यूज़ के लिए 2 एडजेक्टिव आए हैं, पहला है सेवरल, दूसरा है कंट्रोवर्शियल, है ना। पहला है इमोटिव, इमोटिव का मतलब होता है फुल ऑफ इमोशंस, जिसमें बहुत सारे भावनाएं हों, अफेक्शनल भी इसको बोलते हैं। एट प्ले जब कोई चीज़ होती है तो वो हावी होती है, डोमिनेट होती है, वो चीज़ ऑन द बॉयल होती है। चलिए, दिस की वर्ब है इज गोइंग। कह रहे इट विल हैव टू इन्फोर्स या री इन्फोर्स its impartiality and rigor to ensure that the rules of the game are followed by all parties। अब इसी को करना क्या चाहिए? कह रहा है इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। इट विल हैव टू रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से इन्फोर्स करना, फिर किसी चीज़ को फिर से प्रभावी बनाना। कह रहा है इसको फिर से इन्फोर्स करना पड़ेगा, इसकी इम्पार्शियलिटी को, अपनी अनबायसनेस को, बराबरी के एटीट्यूड को सभी के लिए, और उस रिगर को, उस स्ट्रिक्टनेस को जो है इंश्योर करने की, दैट वो ये कि गेम के जो रूल्स हैं, इलेक्शन के जो नियम हैं, वो फॉलो किए जाते हैं सभी पार्टीज़ के द्वारा। समझ में आया? तो इसी को ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपनी इम्पार्शियलिटी सबको दिखानी पड़ेगी, किसी भी पार्टी से ये
किसी भी पार्टी की तरफ झुके नहीं, ऐसा इसको दिखाना पड़ेगा ताकि ये सबके लिए इंश्योर कर पाए कि ये एक अनबायस्ड एजेंसी है और सबसे रूल्स फॉलो करवाएगी। इट आया इसी के लिए, वर्ब है विल हैव, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इसका मतलब होता है किसी काम को करना पड़ेगा। री इन्फोर्स मतलब फिर से इन्फोर्स करना किसी चीज़ को फिर से। इम्पार्शियलिटी मतलब अनबायसनेस। रिगर आप जानते हैं, स्ट्रिंजेंसी बोल दो, स्ट्रिक्टनेस बोल दो, है ना। रूल्स की वर्ब है आर फॉलोड। कह रहे बहुत आसान है आज का आर्टिकल, इसलिए मैं इसमें शिफ्ट थ्रू कर रहा हूँ, है ना, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान है। कह रहे पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट टेक स्पेशल केयर टू नॉट ओनली फॉलो द MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बट ऑल्सो ऑब्जर्व कोविड रिलेटेड एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैंपेनिंग। कह रहे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेना ही चाहिए स्पेशल केयर को, उनको खास ध्यान रखना ही चाहिए दो चीज़ों का, ना केवल फॉलो करने का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यानी कि आचार संहिता को, बल्कि साथ ही साथ ऑब्जर्व करने का कोविड रिलेटेड एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को कैंपेनिंग पे, चुनाव की रैलियों पे। आए समझ में? तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी नहीं तोड़ना, कुछ ऐसा काम नहीं करना जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ना करे, और साथ ही साथ कोविड के वक्त माहौल भी नहीं बिगाड़ना किसी रैली को करके। पार्टीज़ की वजह मस्ट टेक नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप जानते हैं, बट एक चीज़ इसमें से छोड़ दी है, टू के बाद में कभी नोट नहीं लगता है, तो यहाँ पे आप नॉट ओनली ये जो देख रहे हो इसको टू के पहले रखना चाहिए। शुड टेक या मस्ट टेक स्पेशल केयर नॉट ओनली टू अलाउ द MCC बट ऑल्सो ऑब्जर्व। समझ में आ गया ना? इंग्लिश में टू को नोट से पहले नहीं रखा जाता है, बाद में रखा जाता है। चलो, कह रहा रूलिंग पार्टीज, अब इसने क्यों रख दिया? अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा है तो फिर ये कोई पागल थोड़े ना, इसने क्यों रख दिया? यार ये इसलिए रख दिया इसने, स्टैंडर्ड इंग्लिश आजकल की मॉडर्न इंग्लिश इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, किसी वक्त पे किया करती होगी। जिस वक्त का ये एडिटर है, बहुत पुरानी इसकी पढ़ाई की हुई है, इसके हिसाब से उस वक्त में ये चलता होगा, लेकिन आज की डेट में नहीं चलता है ना। तो हमें आज की इंग्लिश फॉलो करनी है जो हमारा एग्जाम पैटर्न फॉलो करता है। कैंपेनिंग का मतलब होता है चुनावी अभियान, रैलियाँ, इलेक्शनरी। कह रहा रूलिंग पार्टीज बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स हैव टू बेयर एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ इंश्योरिंग that they do not misuse official machinery to influence the elections। कह रहे रूलिंग पार्टियां जो हैं स्टेट में भी और सेंटर में भी, दोनों को बेयर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बर्डन को, इस चीज़ को इंश्योर करने की, पक्का करने की, दैट वो ये कि वो मिसयूज़ नहीं करते हैं, वो दुरुपयोग नहीं करते हैं ना, गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं सरकारी मशीनरी का, ऑफिशियल मशीनरी का, और क्यों? वोटर्स को रिझाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शंस को। तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप कुर्सी पे काबिज हो, सत्ता में बैठे हो, तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके वोटर्स का फ़ायदा नहीं उठाओगे। पार्टीज़ की वर्ब है हैव टू बेयर, दे की वर्ब है डू नॉट मिसयूज। दे आया है पार्टीज़ के लिए, बेयर का मतलब होता है टॉलरेट करना, इसको बियर ना बोलें, बियर वो पीने वाली होती है, ये बेयर होता है, बेयर, है ना। भालू को भी बेयर बोलते हैं और सहने को भी बेयर बोलते हैं किसी चीज़ को। अच्छा, मशीनरी नाम के वर्ड को देख के कुछ याद आता है आपको? चलो, अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अभी तक। ट्रिगर वर्ड्स हैं ये सारे, वो वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग मशीनरी जो कि देखने में काउंटेबल लगते हैं लेकिन एक्चुअली काउंटेबल नहीं है। इन वर्ड्स को कभी भी काउंट करके इनके आगे एस नहीं लगाना है। मशीनरी मैंने लिखा नहीं क्या इसमें? लिखा नहीं है ना, डाल देता हूँ मैं यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको आप कभी भी काउंट नहीं करते हो, इनके आगे कभी भी एस नहीं लगता है ना, इनका प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे द कंपनी हैज़ बॉट मॉडर्न मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स टू ड्राइव इट्स प्रोडक्शन रेट। कंपनी ने खरीदा है मॉडर्न मशीनरी को और इक्विपमेंट्स को, उपकरणों को ड्राइव करने के लिए अपनी प्रोडक्शन की रेट को। गलती क्या है? गलती सर इसमें यह है मशीनरीज ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, तो आप यहाँ से एस को निकाल दें, इसको सिंगुलर में यूज़ करें। और इक्विपमेंट में भी कोई आगे आप एस नहीं लगाएंगे, ये वर्ड्स कभी भी अपने आगे एस नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये मशीनरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सारी मशीनरी का ग्रुप, इक्विपमेंट का मतलब है सारे इक्विपमेंट का ग्रुप, ठीक है ना। अगर आप वास्तव में गिनना चाहते हो मशीनरी को तो आप लिखेंगे मॉडर्न पीसेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। मान लो 5 पीसीज हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पीसीज ऑफ मशीनरी, है ना। तो ऐसा लिखना पॉसिबल है, मशीनरी के 5 पीसीस, लेकिन मशीनरीज लिख करके नहीं आओगे, 5 मशीनरीज ऐसा लिख करके नहीं आओगे, इनको काउंट अपने को नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडर्न। वैसे ही ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आर वाइडली पायरेटेड। सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स जो माइक्रोसॉफ्ट सेल करता है वो हर तरफ पायरेटेड होते हैं, है ना। बड़ी आसानी से 50 रुपये में बाजार में मिल जाते हैं 5-5 हज़ार के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के। अब दिक्कत क्या है, सॉफ्टवेयर्स ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, इस एस को निकाल दो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा आपने, इससे आपका रीडर समझ चुका है कि आप सभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर का मतलब है सभी सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप, है ना, बिना एस के। अगर वास्तव में आप सॉफ्टवेयर को गिनना चाहते हो, मान लो 5 सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो 5 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसा आप लिखेंगे। तो अगर गिनना हो तो पीसीज नाम के वर्ड को यूज़ करें, और अगर ऑल लगा रहे हैं तो बिना किसी पीसीज वीसीज के या नंबर के ऑल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना एस के। समझ में आ गया? ये नाउन्स हैं, दिमाग में बिठा लो, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे हर बार हर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये मशीनरी आ गया सिंगुलर में। कह रहा सोशल मीडिया हैव मेड टॉक्सिसिटी अ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स कॉजिंग सीरियस हार्म टू सोशल कोहिजन एंड नेशनल इंटेग्रिटी। कह रहा सोशल मीडिया जो है, ट्विटर, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है, इन्होंने बना दिया है टॉक्सिसिटी को। टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन। इन्होंने जहर या जहरीलेपन को एक क्या बना दिया है, लो रिस्क वाला और हाई रिवार्ड वाला इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, उपाय बना दिया है पॉलिटिकल कैंपेन्स का। सोशल मीडिया पे आप जहरीलापन फैलाओ, रिस्क भी बड़ा कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लोग आपके जहरीलेपन को देख करके आपके जो दुश्मन है उसको वोट करना बंद कर देंगे, है ना। कह रहा है ये काम कैसे हुआ सोशल मीडिया का ये करने वाला, ये हुआ है कॉज करते हुए बहुत ही ज़्यादा हार्म को, सीरियस हार्म को, समाज की यूनिटी को, सोशल कोहिजन को और नेशनल इंटेग्रिटी को, राष्ट्रीय एकता को। तो ये है सोशल मीडिया आज की कंट्री, आज के देश में, कंट्री के अंदर। सोशल मीडिया की वर्ब है हैव मेड, टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन, कोजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब सोशल मीडिया ने इसको टॉक्सिसिटी बनाया है, जहरीलापन बनाया है, तभी सोशल मीडिया कॉज भी कर रहा था सीरियस हार्म को। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, है ना। वर्ब के एनजी फॉर्म। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपाय, तरीका या टूल। कोहिजन मतलब यूनिटी, सोशल कोहिजन मतलब सामाजिक एकता। नेशनल इंटेग्रिटी मतलब समाज जो है राष्ट्रीय एकता। कोहिजन और इंटेग्रिटी एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। कह रहा द प्रीच ऑफ पीएम मोदीज सिक्योरिटी इन पंजाब टुक अ पॉलिटिकल कलर बट द इशू मस्ट नाउ बी लेफ्ट टू द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट अ जुडिशियल कमीशन टू इंक्वायर इनटू इट। कह रहा इसने एग्जाम्पल दिया एक, जो ब्रीच था, जो उल्लंघन था पीएम की सिक्योरिटी का, और कहाँ पे, पंजाब में, इसने ले लिया एक सियासी रंग, पॉलिटिकल कलर। इस पे बहुत सारी पॉलिटिक्स होने लगी। कह रहा लेकिन इशू जो है अब छोड़ दिया जाना चाहिए, मस्ट बी लेफ्ट टू किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे। अब कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? वही सुप्रीम कोर्ट जिसने फैसला ले लिया है कि अपॉइंट करने वाला है एक जुडिशियल कमीशन को, न्यायिक कमीशन को, इस मामले की जाँच के लिए। तो जैसे ही ब्रीच हुआ, सोशल मीडिया पे जहरीलापन फैलने लगा, लेकिन उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उसने बोला कि मैं देखूंगी अपने हिसाब से ये क्या हुआ है, जुडिशियल कमीशन हमने बना दिया है, पूरी इंक्वायरी वो इसमें करेगा, आपको इस पर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीच की वर्ब टुक है, ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन, उल्लंघन, है ना। इशू की वर्ब है मस्ट बी लेफ्ट टू, व्हेन समथिंग इज लेफ्ट टू समवन, वो उसके हाल पे या उसके कंधे पे छोड़ दी जाती है। इशू को छोड़ दिया गया कंधे पे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर नाउन है, इसलिए विच को यूज़ किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन को। विच की वर्ब है हैज़ डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट एंटीसीडेंट है, विच का सिंगुलर एंटीसीडेंट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। ये सब चीज़ें अपने बेसिक में कर चुके हैं ना, मैं फटाफट बोलता रहता हूँ, जो लोग बेसिक कर चुके हैं ना वो समझ पा रहे हैं, हर चीज़ अपने बेसिक्स के अंदर प्लेलिस्ट में हो चुकी है। कह रहे द सब्सटेंस एंड रिटोरिक ऑफ द कैंपेन विल बी एडवर्सरियल in a multi-party democracy, but they need not and must not be socially divisive। कह रहे जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब आत्मा, इसेंस, कंटेंट, अंदर बसी हुई कंटेंट, है ना। कह रहे जो सार है, जो आत्मा है, और जो रिटोरिक है, जो बड़े बड़े बोल हैं, रिटोरिक देख चुके ना वर्ड। कह रहा और किसके, इस कैंपेन के, इस पूरे अभियान के। कह रहा विल बी एडवर्सरियल, वो बहुत ही दुश्मनी भरे वाले होने वाले हैं। हमें पता है पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। सब्सटेंस और रिटोरिक इस कैंपेन का यही है, कैसे कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी का सफाया करती है ना। आत्मा और बोल इस कैंपेन में ऐसे ही चलने वाले हैं। और कहाँ पे, किसी भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, किसी भी ऐसी डेमोक्रेसी में जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं। कह रहे लेकिन होगा ये,
कह रहा है लेकिन, बट, हाउएवर, ये जो है ना, ये सब चीज़ें इनको ज़रूरत नहीं है नीड नॉट और मस्ट नॉट, इनको करना भी नहीं चाहिए। क्या? सोशली डिवाइसिव होना। इन चीज़ों को समाज को बांटने का होना ये ज़रूरी नहीं है। मस्ट नॉट एंड नीड नॉट बी सोशली डिवाइसिव। आगे समझ में? तो कर लो आपस में दुश्मनी, लेकिन समाज को मत बांटो, लोगों में प्यार बना रहने दो। सब्सटेंस एंड रिटोरिक दोनों की वर्ब है विल बी, दे की वर्ब है नीड नॉट एंड मस्ट नॉट, या बी, नीड नॉट बी और मस्ट नॉट बी। अब ये नीड नॉट बी, ये जो सेमी मॉडल का फॉर्म है नीड और डेयर वर्ब का, आज मैं नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इस पर 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो कर चुके हम कई बार, अपनी ग्रामर प्लेलिस्ट में भी हो चुका है, वहाँ से जाकर के आप इसको अच्छे से देख सकते हैं नीड नॉट कैसे यूज़ किया जाता है ना। चलो, डिवाइसिव मतलब बांटने वाला। कैरेक्टर इलेक्शंस मस्ट बी अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी नॉट अ थ्रेट टू इट। ये बहुत अच्छी लाइन है ना। अगर कोई आप ऐसे वैसे लिख रहे हो एग्जाम में तो इस लाइन को दिमाग में बिठा लेना। इलेक्शंस जो हैं डेमोक्रेसी का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि उसके लिए एक थ्रेट। इलेक्शंस के वजह से ही डेमोक्रेसी है, ऐसा ना हो इलेक्शन की वजह से ही डेमोक्रेसी चली जाए। इलेक्शंस की वर्ब मस्ट बी। यहाँ पे कंक्लूड हुआ अपना आर्टिकल, थोड़ा लंबा था पर बहुत आसान था। कोशिश की इसको फास्ट पढ़ने की, ताकि अपने थोड़ा सा तेज़ पढ़ने की आदत भी डालें। जब आसान हो तब इसी तरीके से पढ़ा करो, है ना। आ जाओ अपने क्विज़ पे। बिल्कुल आसान सा क्विज़ है, देखो, अगर आंखें खोल के मन से किया है तो बिल्कुल आसान है। एम्प्टी टॉक को क्या बोलते हैं? रिटोरिक बोलते हैं, कोइजन बोलते हैं, प्रिवेलिंग बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। चारों वर्ड्स आप देख चुके हो अच्छे से, है ना। फिर इसमें निकाल दिए 2 एरर्स, अच्छे से देखो और इन वर्ड्स को चेक करो, इनमें कहाँ पे एरर्स रखी हुई हैं। आपको हिंट भी दे रहा हूँ साथ साथ में, है ना। अब तो निकाल ही दोगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं आपके पास, 4th, 5th एंड 6th। ये हैं आपके फिलर्स के। 4th क्वेश्चन में डिवाइसिव और डिसाइसिव में बताना है फ़र्क, 5th में डिसाइसिव और डिवाइसिव में बताना है फ़र्क, और 6th में बताना है आपको किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करोगे वर्ब की 3rd फॉर्म में। स्प्लिट को स्प्लिटेड लिखोगे, बर्स्ट को बर्स्टेड लिखोगे, स्प्रेड को स्प्रेडेड लिखोगे, या स्प्लिट लिखोगे या बर्स्ट लिखोगे, है ना। तो थोड़ा मीनिंग, थोड़ी ग्रामर 6th में लगेगी, ताकि पैसिव फॉर्म निकले, बी फैमिली वर्ब प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म। तो आपको हिंट मिल चुकी है। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स भी मिल जाएंगे हिंट्स के साथ। मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करें, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट सेक्शन में अपडेट करें, है ना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आपकी क्वेरी को रिप्लाई करेगा मेरी टीम। अंटिल देन, साइनिंग आउट।